बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ उनजला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज़ एक अहम खबर के साथ। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। फैसला तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में किया गया है। सैफुल्लाह नियाज़ी, एजाज चौधरी और ऑन अब्बास पंजाब से उम्मीदवार होंगे। अली जफर और डॉक्टर जरका भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो उम्मीदवार होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बकिया सूबों से उम्मीदवारों की फहरिस्त के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड ने 20 उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी है। बलोचिस्तान से जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के लिए अब्दुल कादिर उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के ऊपर हफीज शेख और जो खातून की नशिस्त के ऊपर फौजिया अरशद उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से जो शिबली फराज हैं, मोहसिन अजीज, ईशान खानजादा, फैसल सलीम और नजीउल्लाह खटक जो हैं वो जनरल नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट से खैबर पख्तूनख्वा के लिए दोस्त मोहम्मद महसूद, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और खवातीन की नशिस्तों के ऊपर सानिया निश्तर और फलक नियाज चित्राली होंगे। जबकि मिनॉरिटीज़ की फहरिस्त के ऊपर गुरदीप सिंह उम्मीदवार होंगे। पंजाब से जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं ये उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के जनरल नशिस्त के ऊपर। सेंट्रल पंजाब से एजाज अहमद चौधरी, जबकि ओन अब्बास बप्पी भी उम्मीदवार हैं। इस तरह टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर अली जफर जो कि माहिर कानून हैं उनको शामिल किया गया है और खातून की नशिस्त पर डॉक्टर जरका को टिकट जारी किया गया है। जबकि सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा उम्मीदवार होंगे सेनेटर के लिए और इसके अलावा टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर सैफुल्लाह अबरू ये उम्मीदवार होंगे सिंध से। कुल 20 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कुल 30 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है। साथ ही रहिएगा फ़हीम अख्तर। नाज़रीन को बताते चलें कि सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। फैसला तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में किया गया है। सैफुल्लाह नियाज़ी, एजाज चौधरी और ऑन अब्बास पंजाब से उम्मीदवार होंगे। जबकि बैरिस्टर अली जफर और डॉक्टर जरका भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो उम्मीदवार हैं। फ़हीम, ये कहिएगा, क्या किसी ने ख्वाहिश का भी इजहार किया था सेनेट इंतखाबात में? देखिए, बहुत सारी दरखास्तें आई थी तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड को, बिलखसूस डॉक्टर बाबर रहमान, शहजाद अकबर, आमिर मुगल, सजाद तूरी, जुल्फी बुखारी, उस्मान डार और जो दीगर अराकीन हैं तहरीक इंसाफ की उनकी जानिब से दरखास्तें आई गई थी। लेकिन इनमें से इन 20 खुशनसीब लोगों को मुंतखब किया है तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने। और तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात जो कि 3 मार्च को होंगे उसमें तकरीबन 20 ही नशिस्तें मिलने का इम्कान है और 20 ही उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ ने फाइनल किया है। पंजाब से जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं सैफुल्लाह नियाज़ी उनको फाइनल किया गया है। एजाज चौधरी, ओन अब्बास बप्पी, अली जफर, डॉक्टर जरका, सबसे हैरान कुन तौर पर फैसल वाडा जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं। यानी 20 नशिस्तें मिलने के इम्कानात हैं और 20 ही लोग उम्मीदवार लाए गए हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी है और पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। अपीलें 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी और 23 फरवरी तक तमाम अपीलों को निपटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की सहूलत के लिए ये शेड्यूल में तब्दीली की गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी का वोट ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला अभी जारी है और इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल में रद्दोबदल भी कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी का वोट भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, सानिया निश्तर, मोहसिन अजीज, डॉक्टर जरका, जस्टिस जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, शेरी रहमान, फारूक एच नाइक, पलवशा खान, ताज हैदर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनकी जानिब से मुशाहिदुल्लाह खान, सैफुल मुलूक खोखर और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की नईमा किश्वर ने खातीन, रंजीत सिंह ने अक़लियती नशिस्त पर कागजात जमा कराए।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरफराज बुगटी ने कागजात जमा करवाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इमरान वसीम, लाहौर से नवाज संगरा, कराची से रिपोर्ट करेंगे वकास बाकर, पेशावर से तैमूर खान, जबकि कोयटा से किफायत अली से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद का रुख करते हैं, इमरान वसीम हमारे साथ हैं। इमरान, कहिएगा विफाक से अब तक कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? देखिए, सेनेट का एक बड़ा दंगल होने जा रहा है। साल 2021 में 3 मार्च को पोलिंग होनी है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। तो सबसे जो नज़रें मरकूज़ की गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में और उसके साथ साथ PDM पर नज़रें मरकूज़ हैं कि इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों का जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट के हवाले से, उसमें कौन से उम्मीदवार सामने लाए जाते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी। हमने हलचल देखी सियासी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून उम्मीदवार थी फौजिया अरशद, उन्होंने आज अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। इसी तरह से हफीज शेख को नामजद किया गया था सेनेट के इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार के तौर पर, वो भी यहाँ पर आए। उनके साथ आजम सवाती भी थे, उसके अलावा हमाद अजहर भी उनके साथ थे। वो भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा कर यहाँ से चले गए। और उसके बाद फिर यहाँ पर PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो यहाँ पर पहुँचे। साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को यहाँ पर जो उनके साथ आए थे 2 साबिक वज़ीर आज़म थे, जिसमें शाहिद खान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे। वो भी आए और यहाँ पर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद यहाँ से चले गए। मुस्लिम लीग नवाज की फरा अकबर है खातून की नशिस्त, जिन्हें इस्लामाबाद से नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए गए। लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। एक तरफ PDM है, सूरत हाल बन चुकी है। लाहौर का रुख करते हैं, नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद है। नवाज, ये कहिएगा पंजाब से अब तक कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवार किस पार्टी ने मैदान में उतारे? जी बिल्कुल, पंजाब में आज जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला अभी तक जारी है और पंजाब में मजबूरी तौर पर जो है वो 11 नशिस्तों के लिए 11 ही उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी अभी तक जमा करवाए। और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो आज की तारीख में आए हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए हैं। जनरल नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुशाहिदुल्लाह खान, उनके बेटे अफनानुल्लाह खान जो है, उसके अलावा परवेज़ रशीद और सैफुल मलूक खोखर जो है उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। अगर PTI की बात की जाए तो PTI की तरफ से जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर अभी तक कागजात नामजदगी नहीं है, जबकि खवातीन की 11 सीटें और अभी तक 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रुख करते हैं शहर कायद का, वकास बाकर हमारे साथ मौजूद है। वकास, ये कहिएगा सिंध भर से अभी तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और किस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा हैं? देखिए, सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इस वक्त तक रिटर्निंग अफसर के पास 18 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिनमें 13 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 5 का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। सिंध में कागजात नामजदगी जमा कराने के सिलसिला एक तरफ, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो खासी हैरानकुन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसके सिंध असम्बली में 21 अराकीन सिंध असम्बली हैं, ताहम MKM के जो यहाँ पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनमें से बेशतर उम्मीदवारों के साथ उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा अरकान सिंध असम्बली नहीं आए थे। MKM इस वक्त तक अपने हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी नहीं कर सकी है और इत्तलात यही है कि MKM को उम्मीदवारों के चुनाव में मुश्किलात का सामना है। इसी तरह से GDA, जिसके अराकीन सिंध असम्बली की तादाद 14 है, उनके उम्मीदवार का भी अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है और न ही वो जो पीर सदरुद्दीन शाह जिनके नाम का बहुत सी जमातों की जानिब से अभी तक हतमी फैसला ही नहीं हो सका कि कौन से उम्मीदवार अभी मैदान में उतारने हैं। वकास, साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं, तैमूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर, ये कहिएगा अभी तक कितने फीसद उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए अभी तक 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्टेट एक्सटेंड होने के बाद लोग कल भी और परसों भी लोग कागजात नामजदगी जमा कराएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो जमातें हैं उस जो PDM में शामिल है, तो उनमें अवामी नेशनल पार्टी ने 1, पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर, जमीयत उलमा इस्लाम ने 2 और जो जमाती इस्लामी है उन्होंने 4 ही नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई भी उम्मीदवार अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराई है। जी सही, साथ ही रहेगा तैमूर खान। कोयटा का रुख करते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नजर डालते हैं। किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफायत, कहिएगा क्या अभी भी कोई ऐसी पार्टी है जिसके एक भी नुमाइंदे ने आज कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए?
जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में भी जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है। आज अब तक जो है वो 3 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक सेनेटर सरफराज बुगटी ने अपने कागजात जमा कराए। इसके अलावा जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जो खातून रुकन असम्बली थी आतिफा सादिक, उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल कादिर ने जो है अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी हैं। इस हफ्ते कुछ देर कबल ही जो है जमीयत उलमा इस्लाम का एक वफ्द, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा, वो यहाँ पर अंदर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो है वो दाखिल हुए और अब से कुछ देर बाद ही अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अवामी नेशनल पार्टी का भी एक वफ्द, जिसमें अरबाब उमर फारूक कासी, जिनको टिकट दिया गया है अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से, वो इलेक्शन कमीशन बेशतर अफराद कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। कोयटा से किफायत अली, पेशावर से तैमूर खान, इस्लामाबाद से इमरान वसीम, कराची से वकास बाकर और लाहौर से नवाज संगरा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं आज हुकूमती नाअहली का बोझ गरीब आवाम उठा रहे हैं। वीडियो बनाने वाले, रिलीज करने वाले और पैसे लेने और देने वाले ये खुद हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। डस्का रवानगी से कबल जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं हुकूमत की नाअहली का बोझ आज अवाम भुगत रही है। आज अवाम को तहरीक इंसाफ को वोट देने के ताने मिल रहे हैं। अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ, मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है। मैं ये मानती हूँ, उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे। अरकान असेंबली की वीडियो रिलीज होने के मामले पर इनका कहना था, जब पैसे देने वाले, वीडियो बनाने वाले और रिलीज करने वाले ये खुद हैं, तो फिर किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम ने कभी खुफिया राय शुमारी की मुखालिफत नहीं की, लेकिन कानून में तरमीम का हक अवाम की मुंतखब हुकूमत को होना चाहिए। 2018 के इंतखाबात में कौम के वोट पर डाका डाला गया। साथी रिपोर्टर जिशान मलिक के साथ सादिया निसा, 92 न्यूज़ लाहौर। और कभी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो ही लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। पीडीएम के फैसले मुत्तफ़िका राय से होते हैं। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं वी शुड ऑल फॉलो द बुक एंड अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। जब अपना अपना काम करेंगे आइन के दायरे कार में रहते हुए तो मेरा ख्याल है कोई तसादुम नहीं होगा। इस वक्त जब वोटों की बात हो रही है तो इस मौका पर अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो बहुत सारे खदशात जो हैं जहन में आएंगे। तो ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट का है कि वो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया में कहीं भी वोटिंग ओपन बैलेट से नहीं होती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आइन में तब्दीली चाहिए तो पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए और वहाँ उस पर बहस हो। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जिन लोगों ने आइन बनाया था बड़ी सोच समझ के बनाया था। अगर इसकी तब्दीली चाहिए तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पर इस पर बहस होगी। और अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा तो फिर कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाब भी ओपन कराने पड़ेंगे। और माजी में हर इलेक्शन पर उंगलियां उठाई गई हैं। ओपोजिशन नहीं चाहती कि सियासत से पैसे का कल्चर ख़त्म हो। 10 साल कुछ ना करने वालों को आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। सेनेट में अक्सरियत मिलने पर कानून साजी का अमल तेज़ करने का आज़म। शिबली फराज की वालिद का शेर सुनाकर इमरान खान की तारीफ। एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने चाहते हैं जिसमें कि कोई सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि ये पैसे से आए हैं, ये खरीदे गए हैं, ये फरोख्त हुए हैं। जब शफाफ तरीके से आप आते हैं,
اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ماضی میں ہمیشہ ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ پوری طرح سے اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے نامزدہ کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا اور وہ عمران خان. ناظرین آپ کو اس وقت براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. رہنما MQM پاکستان فیصل سبزواری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو مستقل نیگوسیشنز چلتی رہتی ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان اور وہ چلتی رہیں گی. ابھی تو سینٹ کا مرحلہ ہے تو ہمیں اس کے حوالے سے جو گفتگو کرنی تھی وہ میں نے ساری کی ساری آپ کے سامنے عرض کر دی. آپ بطور سیاسی کارکن کا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل وافدہ جن کے اوپر اب اس وقت تقریباً الزام ثابت ہے جو الیکشن کمیشن سے چھپے ہوئے ہیں اب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جانچ پڑتال میں آئیں گے تو ان کو کسی MP کو ووٹ دینا چاہیے یا MQM کا کوئی MP ان کو ووٹ دے گا؟ دیکھیے ابھی تک تو تحریک انصاف نے عمومی نشست پر اپنے کسی امیدوار کے لیے ہم سے ووٹ نہیں مانگا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے, ہم ان پر مسلط نہیں کر سکتے جس طرح وہ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو ٹکٹ نہ دیں. تیسری بات میری یہ ہے جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا ووٹ خرید کر سینیٹر بننے والا صادق اور امین رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا جنہوں نے ووٹ بیچا ان کو تو متون کیا جا رہا ہے, جو ان ووٹوں سے سینیٹر بنے وہ اخلاقیات کے علم لے کے نکلے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پر, آج بھی ان سے کوئی پوچھا جا رہا ہے؟ اتنے پاکستان میں ایک بیسشن آف ڈیموکریسی بنتے ہیں ایک سینیٹر صاحب بہت محترم ہیں, لیکن وہ جس سینٹ کے فیصل سبزواری کی گفتگو آپ نے سنی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی نے پہلے اجلاس میں TORs بنا لیے ہیں. انسانی حقوق کے وزیر کے دفتر کو سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور کمیٹی کا میڈیا پر ویڈیو جاری کرنے والے صحافی کو مدعو کرنے کا فیصلہ. کمیٹی کی سفارشات پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے سمیت فوجداری مقدمات درج ہو سکیں گے. اسلام آباد سے فہیم اختر کی رپورٹ میں دیکھیں. 2018 کے سینٹ انتخابات ووٹوں کی خریداری کے تحقیقات کے لیے وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کا آج پہلا اجلاس ہوا. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین, وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی نے TORs اور انسانی حقوق کے وزیر کے دفتر کو سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ کیا. کمیٹی نے میڈیا پر ویڈیو جاری کرنے والے صحافی کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ کمیٹی لوگوں سے بھی یہ درخواست کرے گی کہ جن کو اس واقعے کی پہلی معلومات ہو اس کمیٹی کو تحریری طور پر یا ذاتی طور پر شیئر کریں. وزیراعظم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ خریدے گئے ووٹوں سے فائدہ اٹھانے والے کون تھے اور جنہوں نے مبینہ طور پر MPA کے ووٹوں کی خریداری کے لیے رقم فراہم کی تھی. بیان ریکارڈ کرنے کے لیے MPAs کی کمیٹی کے سامنے طلبی بھی ہوگی. کمیٹی FIA, IB اور اینٹی کرپشن کی معاونت لے گی, جبکہ 1 ماہ میں تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی. اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیاں روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. سی پیک سے خطے کے دوسرے ملک بھی مستفیض ہو سکتے ہیں. پاکستان کے ساحلی علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. These are difficult times because of COVID-19. I fully acknowledge, but we have to learn to live with it as it might not leave us anytime soon. China-Pakistan Economic Corridor, being the pilot project of Belt and Road, has all the markers of being a stimulant for regional economic transformation. Linking all Central Asian nations to Gwadar, the CPEC by design is set to facilitate the regional countries in this respect. ناظرین, وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو ہوگا. اجلاس میں سینٹ انتخابات کی تیاریوں اور PDM کی تحریک پر مشاورت ہوگی. وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے. فہیم اختر, کہیے گا آئندہ اجلاس کا ایجنڈا کتنے نکاتی ہے؟ دیکھیں, وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس منگل کو طلب کیا ہے. اجلاس میں ملکی سیاسی, معاشی, اقتصادی صورتحال پر غور ہوگا. اجلاس کا کل 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. IT ٹیلی کام پر ٹاسک فورس کے جو چیئرمین ہیں وہ کابینہ کو بریفنگ دیں گے. میٹرو بس پروجیکٹ اسلام آباد پر وزارت مواصلات اور NHA کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی. سول ایویشن رولز 1994 پر نظر ثانی کے لیے بورڈ کی تشکیل کی منظوری بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے. وفاقی ملازمین جنہوں نے حال ہی میں پروٹیسٹ کیا تھا ان کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری بھی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. وزارت خزانہ کی جانب سے یہ سمری پیش کی جائے گی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی کے بورڈ کی تشکیل نو کا ایجنڈا بھی کابینہ میں شامل ہے.
فیڈرل سروس ٹریبیونل کراچی کیمپ کے لیے زمین کے الاٹمنٹ کا ایجنڈا بھی کابینہ میں شامل ہے. اس کے علاوہ ادارہ جاتی اصلاحات پر قائم جو کمیٹی ہے اس کی 4 فروری کے فیصلوں کی توثیق بھی پیش کی جائے گی. صحیح, بہت شکریہ فہیم اختر. ناظرین, پیٹرولیم ڈویژن نے LNG کے 6 ٹینڈرز کے لیے پیپرا رولز سے چھوٹ حاصل کر لی ہے. وفاقی کابینہ سے قومی مفاد کے نام پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی گئی ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے پیپرا رولز کو سستی LNG کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل اقبال, بتائیے گا کن رولز کو سستی LNG کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا؟ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیپرا رولز کو جو کہ پروکیورمنٹ کے لیے رولز بنائے گئے ہیں انہیں ایک سستی LNG کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دی ہے پیٹرولیم ڈویژن نے, اور رول 13 اور رول 35 سے استثنا حاصل کی باضابطہ درخواست کی گئی, جس سے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اس عمل کی منظوری حاصل کی گئی ہے, جس کے ذریعے سے پاکستان LNG لمیٹڈ کمپنی جو کہ پیٹرولیم ڈویژن کے ماتحت کام کرتی ہے اسے 6 LNG کے ٹینڈر جو کہ 2 جاری ہو چکے ہیں, 4 مزید جاری ہوں گے, انہیں رول سے استثنا دیتے ہوئے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیڈر کے ساتھ براہ راست نیگوشیشن کر سکیں اور 35 دنوں کے بجائے جتنے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر وہ چاہیں, کیونکہ رولز ریلیکس ہو چکے ہیں, وہ 6 LNG کے ٹینڈر جاری کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی, آپ نے آگاہ کیا. ناظرین, سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے قائل کر لیا. مسلم لیگ نون نے ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن پر پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت کا عندیہ دے دیا ہے. میاں شاہد ندیم لاہور سے رپورٹ کریں. پیپلز پارٹی نے اپنی بات منوا لی. سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے قائل کر لیا. مسلم لیگ نون نے ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن پر مکمل حمایت کا عندیہ دے دیا. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطوں میں فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہر صورت برقرار رکھا جائے گا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے قبل ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن استعمال کرے گی. نمبر گیم پورے ہونے پر PDM اتحاد میں شامل تمام جماعتیں اس کی حمایت کریں گی. ان ہاؤس تبدیلی میں ناکامی کی صورت میں پیپلز پارٹی نے استعفوں کے آپشن پر مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ استعفوں کا فیصلہ عوامی رد عمل کو دیکھ کر کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق PDM اتحاد میں شامل تمام اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ان ہاؤس تبدیلی, استعفوں, لانگ مارچ اور دھرنے کا آپشن استعمال کیا جائے گا. حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے تحریک انصاف کے ناراض رہنماؤں سے بھی رابطے کیے جائیں گے. میاں شاہد ندیم, 92 نیوز, لاہور. ناظرین, 16ویں چولستان جیپ ریلی اسٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں شریک 73 گاڑیاں ٹریک پر رواں دواں ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار چولستان جیپ اور بائک ریس کی تقریب میں شریک ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد آصف سے. محمد آصف, کہیے گا آج کے مقابلوں کا اختتام کب ہوگا؟ جی بالکل, دیکھیں 16ویں چولستان جیپ ریلی ہے اس کا باقاعدہ طور پر جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا صبح سے, اور تمام جو اسٹاک کیٹیگری کی 73 گاڑیاں وہ ٹریک پر روان دواں ہے. اور اس حوالے سے جو چولستان کا دورہ کرنے کے لیے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پہنچے تھے, جنہوں نے آج جو دوسری بائک ریلی ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر فلیگ آف کر کے افتتاح کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جو چولستان کے مختلف علاقوں کا سیاحت کے حوالے سے دورہ کیا اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعلیٰ نے سیاحت کی غرض سے بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا. بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 92 نیوز.